हो जिठानी जी, जानती है ना कि कल का मेरा एग्जाम है, फिर भी आप बार बार आकर मुझे आकर डिस्टर्ब कर रही हैं। बार बार? साक्षी, लेकिन मैं तो यहाँ एक ही बार आई हूँ, और तुम्हें अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करो। यहाँ हॉल में तो तुम्हें कोई ना कोई परेशान करता ही रहेगा। अच्छा, तो आप मुझे यहाँ से भगा रही हैं? देखिए जेठानी जी, मैं जानती हूँ कि आप तीनों मुझसे जलती हो। आपके नसीब में तो चूल्हा चौका ही रह गया है, लेकिन मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ, और यही बात आपको खटक रही है ना? सक अब मेरी बात को बदलने की कोशिश मत करना। मैं सब कुछ समझ गई हूँ। आपको मेरी कामयाबी हजम नहीं हो रही है ना? लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं तो पढ़ाई करूंगी और कल एग्जाम में पास भी होकर दिखाऊंगी, फिर चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। और वैसे भी मैं आपकी तरफ को क्यों सोचूं? आपने क्या मेरी पढ़ाई या मेरे इस सफर के लिए कुछ किया है? साक्षी ऐसे ही न जाने क्या क्या बोलती रही, लेकिन सीता ने एक भी उससे गलत शब्द नहीं कहा। यह है ममता का परिवार, जिसमें उसके 4 बेटे, पति और उसकी 4 बहुएं सीता, मीरा, लक्ष्मी और साक्षी हैं। ममता की छोटी बहू साक्षी का सपना रहा है कि वो फौज में शामिल हो, जिसके लिए वो अभी भी मेहनत कर रही है। ममता की तीनों बड़ी बहुएं बेहद संस्कारी और सीधी सादी हैं। वो अपनी देवरानी को उसका सपना पाने के लिए सपोर्ट भी करती है, लेकिन कभी जाहिर नहीं करती, और यही वजह है जो साक्षी को अपने ऊपर घमंड हो गया है। ममता बस मिडिल क्लास औरत है, जिसके घर में बस अपनी जरूरतों को पूरा करने लायक पैसा रहता है, लेकिन अब साक्षी की पढ़ाई के चलते हिसाब में थोड़ी किल्लत होना शुरू हो गई है। अरे भाभी, क्या हो गया? आप इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस साक्षी बिना क्या क्या बोल जाती है। अरे भाभी, आप भी ना, वो अपने कल के एग्जाम के लिए कई दिनों से पढ़ाई कर रही है, उसके दिमाग पर प्रेशर है, इसीलिए वो आपसे कुछ बोल गई होगी। आप भी ना उसकी बात को सीरियसली ले रही हो। अच्छा, ये सब छोड़ो, मैं आपसे कुछ पूछने आई थी। क्या? भाभी, आप दोनों ने अपने सोने की अंगूठियां बेच दी सिर्फ साक्षी के एडमिशन और फीस के लिए, लेकिन कल के एग्जाम की फीस अभी तक नहीं गई है, और अगर फीस नहीं गई तो साक्षी का एग्जाम नहीं होगा। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब मैं अपना लॉकेट बेच दूं। क्या लक्ष्मी, अगर हम अपनी देवरानी को फौज में देखना चाहते हैं तो हमें ये करना ही पड़ेगा। सही कहा, अगर कल फीस नहीं गई तो साक्षी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी इसे बेच कर आती हूँ। एक बार विपिन से बात कर लेती हूँ, आखिर साक्षी उसी की तो पत्नी ही है। हो सकता है विपिन ने फीस भरने का कोई हिसाब लगाया हुआ हो। नहीं भाभी, देवर जी के पास बस 30,000 रुपए हैं, उसमें अभी 20,000 कम है, तो उन्होंने मुझसे ही मदद मांगी है। तो ठीक है लक्ष्मी, अब बस तू ही हमारा सहारा है, हमने तो अपना सब कुछ बेच दिया। लक्ष्मी के पास जो इकलौता सोने का लॉकेट था, अपनी देवरानी की फीस की खातिर उसने उसे बेच दिया और साक्षी की एग्जाम फीस को जमा किया। साक्षी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था कि उसकी जेठानियां पीठ पीछे उसके लिए कितनी कुर्बानियां दे रही थी। ऐसे ही अगली सुबह हुई और साक्षी एग्जाम देने चली गई। साक्षी ने पूरे जी जान लगाकर अपना एग्जाम दिया। सभी उसके पास होने की कामना कर रहे थे, यहाँ तक कि जेठानियों ने तो व्रत भी रख लिया था। बहुओं, क्या बात है, तुम कुछ खा पी क्यों नहीं रही हो? माँ जी, हमने आज साक्षी की जीत के लिए व्रत रखा है। हम सच में चाहते हैं कि हमारी देवरानी का सपना पूरा हो जाए। जितनी मेहनत मेरी छोटी बहू ने की है ना, उसके साथ तुमने भी उतनी ही मेहनत की है। चलो, अच्छा है, परिवार में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। तीनों जेठानियों ने व्रत की हालत में साक्षी को खुश करने के लिए अच्छा खाना बनाया, और फिर जब वो घर आई तो तीनों जेठानियां उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई। कैसा रहा सब? अभी तो मैं फौजी भी नहीं बनी हूँ, अभी से मेरे इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। जानती हूँ सब कुछ दिखावे का है, हटो मेरे रास्ते से। साक्षी अपनी जेठानियों को एक लकड़ी की तरह हाँकती हुई चली गई, लेकिन उन्होंने तब भी उसे न कुछ बताया और न ही उससे कुछ कहा। साक्षी एटीट्यूड दिखाती हुई अंदर आई और आकर ऑर्डर देने लगी। सीता भाभी, जाइए मेरे लिए पानी लेकर आइए। लाती हूँ। साक्षी अपनी जेठानियों से ऐसे क्यों पेश आ रही है? अरे इन्होंने तो। माँ जी, अब आप मुझे कोई भाषण मत देने लग जाना, मेरा दिमाग दुख रहा है। साक्षी ऐसे ही घमंडी हो चुकी थी। ममता भी उससे कुछ नहीं बोली। तीनों जेठानियां जैसे जैसे साक्षी उन्हें नचाती रही, वैसे वैसे ही नाचती रही। देखते ही देखते 1 महीना भी ऐसे ही बीत गया और साक्षी के एग्जाम का रिजल्ट आ गया। उसने पहली ही बार में मिलिट्री का एग्जाम पास कर लिया था और अब उसे बॉर्डर पर बुलाया जा रहा था। सभी घर में साक्षी की इस जीत से बहुत ज्यादा खुश थे।
मैं तो सारे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। आखिर मेरी बहू फौजी बन गई है। बधाई हो साक्षी, तुम फौजी बन गई। ये सब मैंने अपने दम पर किया है। वाह। साक्षी के मन में अब और भी ज्यादा घमंड आ गया। उसने उसी दिन अपना सामान बांधा और वो बॉर्डर पर निकल गई। बॉर्डर पर उसने सब कुछ अच्छे से संभाला। वो वहां अपना काम तो करती थी, लेकिन कभी घर पर अपनी जेठानियों या सास के हालचाल नहीं पूछती थी। उसकी बात बस अपने पति से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती थी। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था कि एक दिन साक्षी के कैप्टन का विपिन के पास फोन आया। हाँ बोलिए। तुम साक्षी के पति हो ना? जी। तुम्हारी पत्नी काफी समझदार है। शुक्रिया। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा था। मैंने फोन इसलिए किया था क्योंकि मिलिट्री में आने वाले हर नए सदस्य को अब यहाँ के एंट्रेंस की भी फीस भरनी पड़ती है। साक्षी की फीस अभी तक पेंडिंग है। आप कब जमा कर रहे हैं? आपको हो सकता है साक्षी ने बता दिया हो, लेकिन अब गुंजाइश नहीं बची है। कल तक फीस दीजिए, वरना हम साक्षी को यहाँ से भेज देंगे। नहीं कैप्टन साहब, ये मत कीजिएगा। मेरी पत्नी ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने में। मैं आज ही उसकी फीस का इंतजाम करता हूँ। विपिन का ये सुनकर दिमाग बंद सा हो गया। उसने ये बात अपने परिवार के सामने रखी। हमने तो देवरानी जी की पढ़ाई में अपने सारे गहने बेच दिए हैं। अब हम फीस कल तक कहाँ से भरेंगे? मेरी पत्नी को अब निकाल दिया जाएगा। नहीं देवर जी, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। सभी एकदम परेशान हो गए। सभी को साक्षी के सपने की उससे ज्यादा परवाह थी। इसीलिए घर का मुखिया दिनेश बोला, अरे अब बस एक ही चारा है, हमें ये घर बेचना होगा। किसी के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। सभी ने दिनेश की बात को मान लिया और उसी दिन सिर्फ साक्षी की फीस जमा करने के लिए गरीब परिवार की इकलौती संपत्ति, उनका घर भी बिक गया। अब उनके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था। इसीलिए तीनों बहुएं अपने माँ बाप के साथ सिर छिपाने के लिए एक रेलवे स्टेशन पर आ गईं और वहीं रहना शुरू कर दिया। अब उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। वो स्टेशन पर छोटा सा तंबू लगाकर रहते थे और साथ ही तीनों बहुएं स्टेशन की सफाई करके उस पर से कूड़ा कचरा बीन कर अपने घर का खर्चा चलाती थी। तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी को इस सब की खबर भी नहीं थी। ऐसे ही 1 साल बीत गया। पूरा परिवार अभी भी स्टेशन पर ही रहता था और आज साक्षी घर आ रही थी। मुझे देखकर विपिन जी कितने खुश होंगे। बस मुझे अपनी तीनों जेठानियों की शक्ल नहीं देखनी है। साक्षी ऐसे ही सोचते हुए अपने घर पहुंची, लेकिन उनके घर में तो ताला लगा हुआ था। सुनिए, यहाँ जो परिवार रहता था वो कहाँ है? अरे तुम तो ममता जी की फौजी बहू हो ना? तुम्हारी सासू माँ और जेठानियां तो बेचारी बेघर हो गई हैं। सुना है कि अब पास के रेलवे स्टेशन पर बसेरा बना लिया है उन्होंने। साक्षी ये सुनकर चौंक गई और वो स्टेशन पर आई। स्टेशन पर काफी लोग थे, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी एक जेठानी पर पड़ी जो स्टेशन पर लगे तंबू के बाहर खाना बना रही थी। साक्षी उसे देखकर तंबू के पास दौड़ी चली आई। माँ, देवर जी, ससुर जी, सीता, लक्ष्मी, भाई साहब, सभी आइए। देखिए साक्षी आई है। मीरा की बात सुनकर सभी तंबू से निकल गए और साक्षी को ममता ने गले से लगा लिया। लेकिन साक्षी के मन में बहुत सवाल थे। वो अपनी सास से उनके हालातों के बारे में पूछने लगी और तब उसे पता चला कि उसके परिवार ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां की हैं। बेटा, तेरी जेठानियों पर भी कुछ नहीं बचा था तो फिर हमें घर भी बेचना पड़ गया, लेकिन हम तेरी इस कामयाबी से बहुत ज्यादा खुश हैं। क्या कहा खुशी है? मैंने तो आज तक आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मुझे तो ये वर्दी पहनना शोभा भी नहीं देता। नहीं साक्षी, वो जो भी तुमने किया बस अनजाने में और अपने बचपने में किया। हमने उसे कभी दिल पर नहीं लिया। हमारी उम्मीद हो तुम, और ये वर्दी, इसीलिए ऐसा मत कहो। अपनी जेठानी की बात सुनकर साक्षी की आंखें भर आईं। अब उसको सब कुछ नजर आ रहा था। साक्षी अब फौजी बन चुकी थी, इसीलिए जो भी उसके पास पैसे थे उसने सबसे पहले उनसे अपने परिवार को एक घर खरीद कर दिया और फिर जाने से पहले भी वो अपनी सास को पैसे वगैरह देकर गई। अब साक्षी सुधर चुकी थी। वो अपनी कमाई के पैसे अपने ससुराल भी भेजती रहती थी और रोजाना समय मिलने पर सभी से बात भी किया करती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।